1900 कितने? गलत मत बोल जाना। हाँ, तो इसी तरह से हम ये भी देखो एक बार आपको बता दें पहले कि देखो ये 1035 है, ठीक है, और ये कितने हैं? 62 नहीं 72, कितने? 72। ये 24 है, 140 है, 35 है, 157, 25, 10, 61, 411 बराबर 1971, बराबर 1970, ठीक है। शुरुआत हो गई है इसमें। चलिए एक बार मिलके बोले जय श्री राधे। आज हम क्रिया विचार यानी क्रिया का जो प्रकरण है, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का मतलब क्या है? यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब यहाँ पर बात आती है क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। वैसे तो कई एक भेद और भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्रकार बताए जा रहे हैं। कौन से? एक प्रकार होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। समझ गए? इतनी बात समझ गए। इसके बाद बात चलती है आगे लकार की। संस्कृत में लकार, लकार का अर्थ काल भी होता है। लकार अर्थ क्या होता है? काल। और उसको लकार को लकार ही क्यों कहते हैं? ला से शुरुआत होने की वजह से इसको लकार कहते हैं। तो ये लकारों की संख्या कितनी है? लकारों की संख्या 10 है। याद होते जा रहे होंगे आपके साथ साथ। 10 संख्या इसकी है। तो 10 संख्या को हम इस तरह से देखते हैं। इसमें ये लिखे हुए हैं नंबर 1 पर क्या कौन सी संख्या आती है? पहला लकार कौन सा होता है? लट लकार। दूसरा क्या होता है? हाँ, लट के बाद लिट, लिट के बाद लुट, लुट के बाद लट, फिर ले, लो, लन, लिंग, लुंग और लृग। याद कैसे होगा? यहाँ तो बोर्ड पर सामने देख देख के बोल रहे हो, और बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे, नीचे को हम अपनी निगाह करके और अपने आप ध्यान में हम बताएंगे, ध्यान से समझते जाना। पहले नंबर पे अ, फिर ए, फिर ओ, अ ए, देखो अ ए ओ रे, और फिर ए और ओ इनकी मात्रा लगेगी। ए ओ कैसे हो जाएगा? पहले हो जाएगा लट लकार, फिर क्या होगा? लिट लकार। लट लकार के बाद क्या होगा? लिट लकार। लिट के बाद लुट लकार, उसकी मात्रा आ गई। फिर लट लकार, लट के बाद लेट लकार, लेट के बाद लोट लकार। जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं अ ए ओ रे, रे के बाद फिर ए ओ, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इस क्रम में जो जिस तरह से मात्रा का क्रम होता है स्वरों का, उसी क्रम में इसको याद करेंगे। लेट के बाद फिर लोट लकार, लोट के बाद लंग लकार, लंग के बाद लिंग लकार, और लिंग लकार के बाद लुंग लकार, लुंग लकार के बाद लृग लकार। और देखो यहाँ पर लिंग लकार जो दिया हुआ है इसके दो भेद हो जाते हैं। दो भेद हो जाते हैं, एक विधिलिंग और एक आसीन लिंग। विधिलिंग और आसीन। अब लकार आप 10 समझ गए होंगे, याद हो गए? कैसे? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, और लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लृग लकार। अच्छा, इसके बाद अब ये जो लकार 10 आपको बताए हैं, इनमें से प्रमुख लकार जो हैं आपके, जो याद करने के लिए आपको बताएं, जिनके रूप आपको याद हैं, याद करने होंगे, परीक्षा में जो आएंगे वो कौन कौन से होते हैं? 5 ही होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, और ये लिंग लकार की एक हो जाता है विधिलिंग। इसके दो भेद होते हैं, एक विधिलिंग और एक आसीन लिंग। तो आसीन लिंग का याद नहीं करना, किसका करना? विधिलिंग का। ये 5 से लकारों के रूप आपको अच्छी तरह से याद करना, ठीक है? अच्छा, ये लकार की बात हुई। इसके बाद अब लकारों में भी जो है जरूरत किसकी पड़ती है? पुरुष की भी जरूरत पड़ती है, लिंग की भी जरूरत पड़ती है, और वचन की। लिंग, पुरुष और वचन। लिंग, पुरुष और वचन 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के देखो पुरुष तीन प्रकार के कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? जो यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो दूर है कहीं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो सामने होता है, जिससे हम बात करते हैं, जो सुनने वाला होता है, बात को सुनने वाला होता है, वो कौन होता है? मध्यम। और जो बात को कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि कहने वाला उत्तम होता है, कहने वाला उत्तम होता है, सुनने वाला मध्यम होता है, जिसके बारे में बात कहें वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में बात कहें वो क्या होगा? प्रथम पुरुष कहलाता है। इस तरह से ये पुरुष हो गए आपके तीन पुरुष के बाद फिर वचन का नंबर आता है। वचन कितने होते हैं? तीन ही वचन होते हैं। तीन वचन कैसे? एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, दो संख्या का बोध होता है इसे दो वचन कहते हैं, और संस्कृत में तीन संख्या का बोध यदि होता है या तीन से ज्यादा का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, दो से अधिक हो जाते हैं तो तीन हो जाएंगे, दो से अधिक हो गए क्या हो गए? तीन। तीन के बाद फिर आगे वो कितने वचन माने जाएंगे? वो बहुवचन ही होंगे। कितने वचन होंगे? लेकिन हिंदी में ये तीन वचन नहीं होते। हिंदी में क्या वचन होते हैं? दो वचन, एक वचन और बहुवचन। इसमें दो वचन नहीं होते। तो इसका मतलब है ये संस्कृत में अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि वचन कितने होते हैं? तीन। चलो आगे मेरा लिंग। लिंग का मतलब होता है, लिंग का मतलब पहचान या चिन्ह। लिंग का मतलब क्या? पहचान या चिन्ह। तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन से हैं समझिए। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जहाँ पुरुष जात का बोध कराया जाए। जिन शब्दों से हमें ये मालूम पड़े कि पुरुष जात का बोध हो रहा है, पुरुष जात का बोध कराने वाला पुल्लिंग, स्त्री जात का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग, और जो पुरुष भी नहीं हो स्त्री भी नहीं हो, यानी पुरुष जात का भी बोध कराता हो और स्त्री जात का भी बोध कराता हो, वो शेष जो रह जाते हैं शब्द वो किसमें आएंगे? वो नपुंसक लिंग में आएंगे। वो शब्द से शेष रह गए वो नपुंसक लिंग। हाँ, इसमें तीन ही होते हैं। संस्कृत में तीन लिंग समझ लीजिए पहले। इसके बाद गढ़ का राव आगे। गढ़, गढ़ क्या होता है? गढ़ का मतलब होता है समूह। गढ़ का मतलब क्या होता है? समूह। अब धातुओं को हमने समूह में रखा है, समूह में। और समूह का मतलब ऐसे जैसे आप लोग कहते हैं ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप जैसे है वो कितने ग्रुप हैं इसके? इसके समूह हैं 10। कितने समूह हैं? 10 समूह हैं। और कुल धातुएं कितनी हैं? 10 समूह हैं। उन 10 समूह में 1970 धातुओं को विभाजित किया है। किस तरह से? पहले गढ़ में कितनी धातुएं हैं? पहले गढ़। और पहला गढ़ भी समझ लीजिए, पहला गढ़ कौन सा होता है? पहला गढ़ होता है भवानी। कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? अलादगढ़। दूसरा है अलादगढ़। तीसरा गढ़ है ज्योतियागढ़। चौथा गढ़ है देवालीगढ़। पांचवा है स्वालीगढ़। छठवां है उदालीगढ़। सातवां है उदालीगढ़। आठवां है अनादगढ़। नौवां है यादगढ़। 10वां है चुरालीगढ़। अब याद कैसे करोगे? याद करने के लिए एक श्लोक के माध्यम से याद करेंगे। ये वार्तिक है आपके सामने, ये लिखा हुआ है। कैसे याद करोगे? भवाद्यादि जुहोत्यादि देवादेशादिरेव च तुदादेशा रुधादेशा तनादे क्रीचुरादया तनादे क्रीचुरादया। 5 इधर हैं और 5 फिर एक बार देखिए। भवाद्यादि जुहोत्यादि देवादि स्वादिरेव च तुदादेशा रुधादेशा तनादे क्रीचुरादया। 10 है, याद हो गए? अच्छी तरह से एक बार फिर बोलो। आप लोग बोलेंगे, हमारे हम बोले, हमारे साथ साथ बोले। भवाद्यादि जुहोत्यादि देवादि स्वादिरेव च तुदादेशा
रुधादेश तनादिक्री चुराया। तो इसमें देखो पहले भवादिगण, इसमें भू धातु पहले होती है। कौन सी धातु पहले होती है? भू धातु। अदादिगण में अद धातु पहले होती है। भू माने होना, अद माने खाना। जो होत्यादिगण में भू धातु पहले होती है, वो माने हवन करना, ये पहले होती है। दिवादिगण में दिव पहले होती है, दिव माने चमकना, दिव माने चमकना। स्वादिगण में सु धातु पहले होती है, इसमें संधि है सुधन आद, सुधन आद ये संधि है, तो स्वादि हो जाएगी सुधन आद। सो का मतलब क्या होता है? स्नान करना, निचोड़ना। अच्छा, ये के अर्थ है अलग। तो इसके बाद तुदादिगण आती है। तुद माने होता है दुख देना। तुद माने क्या होता है? दुख देना। तो तुद शब्द जो धातु है वो पहले है इसमें, इस गण में पहले तुद है, इसलिए इसके नाम पर तुदादिगण नाम। इसके बाद रुधादिगण। रुद माने होता है रोकना। रुद माने क्या होता है? रोकना, किसी को रोका जाता है तो वहाँ रुद धातु का प्रयोग करेंगे। तो रुद पहले है, इसलिए इसके नाम पर रुधादिगण हुई। तनादिगण, इसमें तन माने है फैलाना। तन माने क्या होता है? फैलाना। तो तन धातु पहले होने की वजह से इसका नाम रखा गया तनादिगण। क्रियादिगण, इसमें क्री, ये लिखा क्री। क्रिय माने क्या होता है? क्रिय माने होता है खरीदना। क्रिय माने क्या होता है? खरीदना। तो इसमें ये क्रिया धातु पहले होने की वजह से इसको कहेंगे क्रियादिगण। और इसमें आगे वाली लास्ट है चुरादिगण। इसमें चुर धातु है। चुर माने क्या होता है? चुर माने होता है चोरी करना, चुराना, चुराना। इसमें चुर धातु पहले होने की वजह से इसका नाम रखा गया चुरादिगण। अब हम गिनती बता रहे हैं आपको कितने कितनी है। पहले भवादिगण में 1035। भवादिगण में कितने हैं? 1035। अदादिगण में 72। अदादिगण में कितनी है? 72। इसके आगे ज्योत्यादिगण में 24। ज्योत्यादिगण में कितनी है? 24। दिवादिगण में 1 से 40। स्वादिगण में 35। सुधादिगण में 157। उदादिगण में 25। तनादिगण में 10। क्रियादिगण में 61। चुरादिगण में 411। 411 कौन से गण में है? बताओ ज्योत्यादिगण में कितने हैं? कितनी धातु में ज्योत्यादिगण में? 24। स्वादिगण में कितनी है? 35। सुधादिगण में? सुधादिगण में 157। तनादिगण में 10। तनादिगण में कितनी है? और उदादिगण में 25। तो इस तरह से ये गण में आने वाली धातुओं को भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रश्न आ सकता है कभी किसमें कितनी धातुएं आती हैं। चलिए आगे बात चलती है, पद कितने प्रकार के होते हैं, पद किसे कहते हैं, यानी जिस शरण से रूप चलते हैं तो जिस प्रकार से रूप चलते हैं उनको हम पद कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद। परस्मयी पद का मतलब होता है दूसरे के लिए जो प्रयोग किया जाता है धातु का, दूसरे के लिए। आत्मनेय पद का मतलब खुद के लिए, और उभय पद का मतलब है दोनों के लिए। उभय पद का मतलब क्या है? दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक ये पहला नंबर आ रहा है यहाँ पर भवादिगण का। ये पहले गण के बारे में हम आपको बताएं कि ये लिखा हुआ है भू धातु प्रमुख है। इसी के अनुसार इस गण की अन्य धातुओं के रूप चलेंगे। इस गण की अन्य प्रमुख धातुएं, कुछ धातुओं के नाम लिख दिए हैं, और धातुएं तो 1035 हैं, तो सब तो नहीं लिखी जाएंगी। तो इनमें से प्रमुख रूप है, उनका नियम देखो। हस है, ये हस है, पट है, रक्ष है, वध है, गम है, दृश्य है। ठीक, तो हस इसमें भू धातु के पहले रूप देख लीजिए। भू धातु रूप लट लकार परस्मयी पद। भू धातु रूप लट लकार परस्मयी पद। लट लकार का मतलब क्या होता है? सुनो, लट लकार वर्तमान, लट लकार वर्तमान का। अब देखो ये इसका लकार का अर्थ भी समझ चलो। और लट लकार होता है भविष्य का। लट लकार क्या होता है? जिसमें रिकी मात्रा नीचे लगी है वो किसमें आएगा? भविष्य काल में। और लोट लकार किसमें होगा? लोट लकार। हाँ, इस तरह से कहो, ये मालूम पड़ रहा है किसी को आदेश दे रहा है। लोट लकार, हाँ, तो लोट लकार का मतलब है आज्ञा देना। लोट लकार तो आज्ञावाचक हो गया। इसके बाद लंग लकार। लंग लकार क्या है? भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। और इसके बाद विधिलिंग, ये भी हमने बताया था आपको कि लिंग लकार के 2 भेद बताए थे, एक विधिलिंग और एक आशील लिंग। एक विधिलिंग और एक आशील लिंग।
तो जो विधिलिंग जो चल रहा है वो ये विधिलिंग नीचे है। अब इसमें रूप समझते चलिए इस तरह से। देखो लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में भवति, भवति भवते, एक बार बोलना तो भवति भवते भवन्ति, मध्यम पुरुष में भवसि भवते भवत्, उत्तम पुरुष में भवामि भवावो भवामः। अब इसमें लट लकार में देखो यहाँ पर जो विसर्ग लगी है वैसी ही विसर्ग इसमें लगेंगी, लेकिन बीच में इस चीज क्या जुड़ता था, इस हाँ। तो इस कैसे जुड़ोगे, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामि। लोट लकार में आया, ये लोट लकार आ गया, लोट लकार आ गया। लोट लकार में देखो पीछे जो ता है उस पर ऊ की मात्रा पहचान ये है इसकी, यहाँ से शुरुआत हो रही है। भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवतु भवानि भवावो भवामः। याद हो गए, भवत बोलना, भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवतु भवानि भवावो भवामः। बताओ कहीं विसर्ग आई, इसमें कहीं विसर्ग नहीं है। हलंत का ध्यान रखना है, हलंत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर ताम है, यहाँ पर क्या है, ताम है। प्रथम पुरुष के दो वचन में ताम है, मध्यम पुरुष के दो वचन में ताम है, इतना अंतर है, समझिए। आगे लंग लकार भूतकाल पे आ जाइए। अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवावो अभवाम। तो इसमें विसर्ग कहाँ पर है, यहाँ विसर्ग है, दिखाई दे रही है, ये विसर्ग लगी मध्यम पुरुष के एक वचन, ठीक है। और यहाँ पर अभवाव अभवाम, यहाँ माँ है, यहाँ वा, और यहाँ पर देखो हलंत है, ये हलंत दिखाई दे रहा होगा, अभवाम, ठीक है। आगे चलिए, ये चाहिए वाला विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, भवे भवेतां भवेयु भवे भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम। यहाँ पर हलंत है, प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है, रूप एक ही है। यहाँ भवेत, यहाँ भवेत, यहाँ भवेतां है, यहाँ भवेतम है, ध्यान रखना। मधु देखो यहाँ भवेतां है, यहाँ पर क्या है, भवेतां, और यहाँ भवे व है, यहाँ भवे। तो एक बार बोलना तो भवेत भवेतां भवेयु भवे भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम। बताओ तो, हम पूछेंगे, याद हो गए हो तो, भवेयं भवेयं भवेव, उत्तम पुरुष दो वचन, भवेम उत्तम पुरुष का। इतने रूप आपको याद हो गए होंगे। एक बार मैं बोलो जय श्री राधे राधे। आज के लिए इतना।